नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मेरी इस बात को आप दर्शक मानेंगे कि चुनाव नतीजों के दिन ईटीवी ने गजब किया। चैनल ने इतनी जल्द अनुमान बताए और फिर फटाफट पल पल जैसे वे अपडेट होते गए, वह अकल्पनीय था। मैं उस दिन हैदराबाद के ईटीवी स्टूडियो में मौजूद था। हिंदी गुजराती के अलग अलग चैनल पर अपना विश्लेषण बता रहा था। तभी यह हैरानी हुई कि नतीजों के आंकड़े इतनी फुर्ती से कैसे आ रहे हैं। उसी उत्सुकता में मैंने ईटीवी डेस्क व कॉल सेंटर का सेटअप देखा तो हैरान रह गया। गजब तामझाम और भारी मैन पावर देखकर और समझकर ईटीवी चैनल हेड जगदीश चंद्र और संपादक राजेश रैना को दाद देने का मन हुआ। यह सच्चाई है कि देश की कोई और चैनल इतना बेहतर ढांचा और नेटवर्क लिए हुए नहीं है। 16वीं लोकसभा चुनाव की कुल कवरेज का यदि हिसाब लगाएं तो कहना होगा कि सब में ईटीवी ने बाजी मारी। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं के इंटरव्यू हो या लाइव भाषण कवरेज, सभी में ईटीवी श्रेष्ठतम रहा। ब्यूरो प्रमुख रिपोर्टर 100% एक्टिव थे तो ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा ने भी भाग दौड़ का रिकॉर्ड बनाया होगा। यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है कि सेंट्रल हॉल प्रोग्राम मोदी की हवा बूझने में बेबाक था। जातिवादी पार्टियों के ढहने की चर्चा भी लिए हुए था। कांग्रेस, सेकुलर, वामपंथी जमात की गलतफहमियों का खुलासा करने वाला भी था। मतलब समाचार, विचार, चर्चा और नतीजे के दिन फुर्ती में ईटीवी ने जो किया उसे बेमिसाल माना जाना चाहिए। सो आज इस पर चर्चा है और इसमें दर्शक खुद सोचे कि मेरी ये बात व चर्चा सही है या नहीं। पर चर्चा से पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब वजीर आजम थे तब उनका सबसे बड़ा सरदर्द अपनी खातून हिमायतियों को संभालने का था। जयललिता और ममता बनर्जी ने उन्हें मुसलसल मुश्किल में डाले रखा और जयललिता ने तो 1999 में उनकी सरकार भी गिरा दी थी। नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी बात है कि उनको किसी खातून हिमायती को नहीं संभालना पड़ेगा। वैसे एक हिमायती पार्टी है अपना दल, जिसकी लीडर खातून है, लेकिन बीजेपी को चूंकि अकेले अक्सरियत मिल गई है, इसीलिए उसके बारे में मोदी या बीजेपी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। पर अपनी पार्टी की खवातीन को संभालना आसान नहीं होगा। शुरुआत सुषमा स्वराज से हो गई है। सुषमा स्वराज पार्टी की सीनियर रहनुमाओं में है और उनका क्या किरदार हो, इसके लिए मोदी और उनके मैनेजरों को बड़ा गौर-व-खोज करना पड़ रहा है। सुषमा ने अभी गैर जानिबदाराना रवैया अपनाया हुआ है। मुश्किल पैदा करने वाली दूसरी खातून उमा भारती हैं। वो वाजपेयी हुकूमत में वजीर रही हैं और इस नाते उनकी दावेदारी है। वो न तो टीम मोदी की पसंदीदा लीडर हैं और न ही आडवाणी शिवराज उनकी हिमायत में हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा तरजीह स्मृति ईरानी को मिलने वाली है और उनके लिए खवातीन अतफाल फलाह बहबूद वजारत मिलना तय बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले पार्टी की सीनियर रहनुमा मेनका गांधी और सुमित्रा महाजन के लिए कुछ सोचना होगा। सरोज पांडे के हार जाने से एक दावेदारी कम हुई है, लेकिन हेमा मालिनी और बिहार से तीसरी बार जीती वैश्य रहनुमा रमा देवी की वजह से दावेदारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी की जीत में नौजवान वोटरों का किरदार सबसे अहम रहा है, यानी हुकूमत पर जिम्मेदारी है नौजवान रहनुमाओं को आगे बढ़ाने की। बीजेपी और मोदी के लिए माहौल बनाने में नौजवान ग्रुप और सोशल मीडिया के किरदार को देखते हुए पार्टी के कई नौजवान रहनुमा वजारत के दावेदार हैं। कुछ रहनुमा पहली बार जीते हैं और दावेदार हो गए हैं, तो कुछ दूसरी तीसरी बार जीते हैं और वजारत के दावेदार बताए जा रहे हैं। दूसरी तीसरी बार जीते नौजवान रहनुमाओं में सबसे ज्यादा बहस वरुण गांधी की है। हालांकि अगर उनकी वालिदा मेनका गांधी वजीर बनती है तो उनके लिए पार्टी में भी किरदार देखा जा सकता है। वरुण के अलावा अनुराग ठाकुर का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो यूथ बीजेपी के सदर हैं और उनके सूबे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सभी 4 सीटें जीती हैं। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के नाम की भी लॉबिंग चल रही है। वो दूसरी बार जीते हैं और राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यूपीए की हुकूमत में राजस्थान के नौजवान रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को वजीर बनाया गया था। पहली बार अपना इंतखाब जीती प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश शर्मा को भी दावेदार बताया जा रहा है। बिहार में हिमायती लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी कतार में हैं।
नरेंद्र मोदी की टीम बन रही है। एक तरफ आरएसएस और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के सलाह मशवरे से बुजुर्ग रहनुमाओं के किरदार के बारे में गौर किया जा रहा है और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर रहे किन रहनुमाओं को क्या जगह मिलेगी, इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होने वाले गैर सियासी टेक्नोक्रेट कौन कौन होंगे, इस पर भी गुफ्तगू की जा रही है। इंतखाब लड़कर जीतने वाले कई गैर सियासी लोग मोदी की टीम में हो सकते हैं। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह से लेकर साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह और मुल्क के साबिक दाखिला सेक्रेटरी आरके सिंह के हुकूमत में शामिल होने की खबर है। दलित रहनुमाओं में झारखंड से जीते साबिक पुलिस अफसर वीडी राम और दिल्ली से जीते साबिक IRS अफसर उदित राज रेस में हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े दीपक पारेख, दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन रहे ई श्रीधरन, स्ट्रेटेजिक और बाहरी उमूर के माहिर ब्रह्मा चेलानी, साबिक पुलिस अफसर AK डोवाल, साबिक दाखिला सेक्रेटरी GK पिल्लई, साबिक खारजा सेक्रेटरी श्याम सरन और सतीश चंद्रा वगैरह के टीम मोदी से जुड़ने की बहस है। इक्तिसादी मामलों में जगदीश भगवती से लेकर अरविंद पंगरिया और सुरजीत भल्ला के नाम हैं। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। जीतन राम मांझी बिहार के नए वजीर आला होंगे। आज शाम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपने साथ लेकर गवर्नर से मुलाकात की और उनको इसके इत्तला दी कि जीतन राम मांझी बिहार के नए वजीर आला होंगे। इससे पहले लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में नीतीश कुमार को वजीर आला के ओहदे पर बने रहने से मनाने में नाकाम रहे पार्टी के असेंबली अरकान ने नीतीश कुमार को नए वजीर आला मुंतखब किए जाने का अख्तियार दे दिया था। जीतन राम मांझी जहानाबाद से रुकने असेंबली है और 16वीं लोकसभा में गया से इलेक्शन लड़ चुके थे, जो तीसरे नंबर पर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और अगली असेंबली में अवाम उनको मुंतखब करती है तो वजीर आला बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बनने वाली नई हुकूमत के खाके को तैयार करने के लिए बीजेपी के आला लीजान ने यहाँ दिन भर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात भवन में डेरा डाला हुआ है, जहाँ उन्होंने सुबह में अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान उनके करीबी साथी अमित शाह उनके हमरा थे। गुजरात भवन से निकलकर जेटली बीजेपी सदर राजनाथ सिंह से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। पार्टी से नाराज बताई जा रही सीनियर रहनुमा सुषमा स्वराज ने गुजरात भवन जाकर मोदी से मुलाकात की। इससे कबल सुषमा स्वराज ने राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि सुषमा हुकूमत के आला 4 वजारतों खजाना, दाखिला, खारजा और फरोग इंसानी वसाइल में से किसी एक की जिम्मेदारी चाहती हैं। वजीर बनने की चाहत रखने वाले और भी कई रहनुमा आज मोदी से मिलने गुजरात भवन पहुँचे। वरुण गांधी से लेकर उमा भारती, नजमा हेपतुल्ला, CP ठाकुर, अनुराग ठाकुर, गोपीनाथ मुंडे, विजय गोयल, सत्यपाल सिंह, कल्याण सिंह वगैरह रहनुमा भी मोदी से मिले हैं। कल्याण सिंह ने मोदी से पहले राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। YSR कांग्रेस के रहनुमा जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट के साथ गुजरात भवन में जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाज़ाब्ता तौर से इस मुलाकात के बारे में बताया गया कि जगन इसलिए मुलाकात करने पहुंचे थे ताकि नए होने वाले वजीर आजम से सीमांध्र को मिलने वाले खुसूसी पैकेज के बारे में बातचीत की जा सके, लेकिन जराये का कहना है कि वो चंद्रबाबू नायडू से दिफा चाहते हैं। जगन के करीबी जराये का कहना है कि वो मोदी से ये भरोसा चाहते हैं कि नायडू उनके खिलाफ बदउनवानी के मामलात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे कबल तशहीर के दौरान नायडू ने कहा था कि जगन 45 दिन के अंदर फिर जेल भेज दिए जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। जगन ने इन धमकियों की परवाह नहीं करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी जो करना चाहती थी वो सब कुछ किया, अब TDP को भी जो करना है वो कर ले। उन्हें भगवान और अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को कल बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का रहनुमा मुंतखब किया जाएगा। मोदी को बाज़ाब्ता तौर से रहनुमा मुंतखब किए जाने के लिए मंगल को पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होगी। इसके थोड़ी देर के बाद NDA की हलीफ जमातों की मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें उनके नाम पर मुहर सख्त की जाएगी। उसके बाद वो सदर जमहूरिया से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 24 या 25 मई को हलफ उठा सकते हैं। हिंदू तारीख के हिसाब से 24 मई को एकादशी है और इसे किसी भी बेहतर काम के लिए अच्छा माना जाता है। बहरहाल पार्लिमानी बोर्ड का रहनुमा मुंतखब किए जाने के बाद मोदी गुजरात के वजीर आला के ओहदे से मुस्ताफी होंगे। माना जा रहा है कि वो कल या परसों अपना इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफा देने के फौरन बाद नए वजीर आला को हलफ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनकी हुकूमत में रेवेन्यू वजीर रह चुकी आनंदीबेन पटेल नई वजीर आला होंगी।
लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त के बाद आज कांग्रेस मजलिस आमला का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतखाबी नताइज पर गौर किया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत मजलिस आमला के तमाम अरकान ने इसमें शिरकत की। कांग्रेस ने शिकस्त के असबाब की तफसील से जांच करने का फैसला किया है ताकि उसे दूर किया जा सके और पार्टी इस साल कई रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में जोर शोर से लग सके। इलेक्शन में शिकस्त की इज्तिमाई जिम्मेदारी को जाहिर करने के लिए कांग्रेस मजलिस आमला के तमाम अरकान ने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी इस बारे में गौर करेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को नया खाका दिया जाएगा और मजलिस आमला में भी नए अरकान बहाल किए जाएंगे। मजलिस आमला के तमाम 34 अरकान ने एक सुर में सोनिया और राहुल गांधी की क़यादत की हिमायत की और उनकी क़यादत पर शिकस्त की जिम्मेदारी डालने से इनकार कर दिया। मीटिंग से पहले ही मनीष तिवारी ने कह दिया था कि रहनुमा का इस्तीफा आगे बढ़ने का रास्ता नहीं हो सकता है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस सरबराह के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने भी कहा था कि शिकस्त की जिम्मेदारी उनके साथ साथ सभी लोगों की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव मीडिया की दृष्टि से ऐतिहासिक था। तमाम पुराने पैमाने और पुराना डर्रा टूटा। उसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के ईटीवी नेटवर्क को इसके स्टाफ और चैनल प्रमुख जगदीश चंद्रा ने कैसा कमाल का बनाया, इसका नंबर 1 प्रमाण नतीजों के दिन की फुर्ती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। इस बार के आम इंतखाबात की खास बात ये रही है कि ये इंतखाबात जितना हिंदुस्तान के जोग्राफियाई इलाके में लड़ा गया, उतना ही टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में भी लड़ा गया। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों ने रहनुमाओं और पार्टियों की तशहीर पर पूरी बारीकी से नजर रखी और पार्टियों की तशहीर संभाल रही एजेंसियों और कमेटियों ने भी चैनलों की खबरों पर बारीक नजर रखी। टेलीविजन चैनलों के जरिए मुल्क भर में हवा बनाने की बातें जेर बहस रही और आखिरकार कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं ने माना कि वो तशहीर में नाकाम रहे। इस बार का इंतखाब मीडिया के लिए तारीख साज होगा। इसे तशहीर शुरू होने से पहले इलाकाई चैनलों के सबसे बड़े नेटवर्क ईटीवी ने सबसे पहले भांप लिया था। चैनल हेड जगदीश चंद्रा और मुदीर राजेश रैना ने उसी मुताबिक तैयारियां कर रखी थी। इंतखाबी तशहीर के दौरान रहनुमाओं की रैलियों और रोड शो की कवरेज हो या वोटिंग के आखिरी दिन इंतखाबी नताइज के रुझान से लेकर आखिरी मरहले तक का नशरियात हो, ईटीवी सबसे अव्वल रहा। ईटीवी ने सबसे पहले रुझान बताए और सबसे पहले नतीजे भी बताए। नंबरों में सबसे आगे रहने के लिए ईटीवी ने कोई गलत अदद नहीं दिखाया और इसी वजह से ईटीवी के दिखाए गए आदाद शुमार में तसलसल रहा। इसके लिए हैदराबाद स्टूडियो में ईटीवी का भारी भरकम डेस्क और कॉल सेंटर काम कर रहा था। ये यकीनी बनाया गया था कि सारे सूबों में ईटीवी के ब्यूरो से भी नश्र किया जाए और वहाँ इलाकाई रहनुमाओं और माहिरीन की राय भी जानी जाए। यानी एक तरफ हैदराबाद में कौमी सतह के एक्सपर्ट बैठे तो दूसरी तरफ सूबों की दारुल हुकूमतों में वहाँ के माहिरीन नताइज पर अपनी राय दे रहे थे। तभी इंतखाब के आदाद शुमार बताने से लेकर तज्जिए तक में ईटीवी ने बाजी मारी। इंतखाबी तशहीर में भी ईटीवी ने इस बात का ध्यान रखा कि उसकी कवरेज हकाइक पर मबनी हो। ईटीवी की खासियत उसका फैला हुआ नेटवर्क और सबसे ज्यादा नाजरीन तक रसाई है, लेकिन उसके साथ साथ गैर जानिबदाराना रवैया और बेबाक कवरेज उसकी बड़ी ताकत बनी। और तभी बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने हिंदी के नंबर 1 सियासी प्रोग्राम सेंट्रल हॉल को अपना पहला इंटरव्यू दिया और उसके बाद इलाकाई जबानों में चैनल की रसाई को देखते हुए जगदीश चंद्रा को 2 और इंटरव्यू दिए। चैनलों को इंटरव्यू देने से हिचक रहे राहुल गांधी ने भी ईटीवी को इंटरव्यू दिया। दोनों कौमी पार्टियों के रहनुमाओं और इलाकाई कायदीन ने चैनल से बात की और गैर जानिबदाराना रवैया, बेबाकी, आजादाना कवरेज और बड़े पैमाने तक रसाई की बात मानी। न्यूज चैनलों की भीड़ के बीच अलग पहचान बनाना, अपना गैर जानिबदाराना रवैया कायम रखना और प्रोग्रामों की खासियत को बरकरार रखते हुए उसे चलाना मामूली बात नहीं है। ईटीवी के हेड जगदीश चंद्र ने इसे मुमकिन बनाया है। ईटीवी के नेटवर्क को बढ़ाते हुए इसके नाजरीन की तादाद बढ़ाना, उन्हें बनाए रखना और प्रोग्रामों की खासियत को बरकरार रखते हुए उसमें नए सियासी प्रोग्राम शामिल करके उन्होंने इसे इलाकाई चैनलों का सरबराह बनाया है। ये बात इस बार के इंतखाबी कवरेज, इंतखाबात से जुड़े प्रोग्राम, उनकी खासियत और नतीजों के रियल टाइम में नश्र किए जाने से साबित हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनाव में ईटीवी के आगे रहने की हकीकत पर चर्चा करेंगे। ईटीवी और मेरे इस सेंट्रल हॉल प्रोग्राम के दर्शकों में राजनीतिक सुधीजनों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। इसलिए इन दर्शकों की एक प्रतिनिधि समझ से यह जानना दिलचस्प होगा कि चुनाव 2014 इस चैनल पर कैसे कवर हुआ। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ एडवोकेट जगदीप धनखड़ है। जगदीप जी,
लोकसभा के चुनाव नतीजों के दिन में ईटीवी ने जिस फुर्ती से, ये मेरा मानना है कि जिस फुर्ती से नतीजे दिए बतौर दर्शक, और आप क्योंकि तमाम दूसरी चैनल को भी कवर करते रहे, देखते रहे होंगे, क्या सचमुच में फुर्ती ईटीवी के चुनाव नतीजों में थी या नहीं थी? देखिए व्यास जी, इसमें कोई असहमति व्यक्त नहीं करेगा जी। लेटेस्ट के लिए ईटीवी पर जाते थे, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी यूपी, ईटीवी मध्य प्रदेश, ईटीवी बिहार, और वो लेटेस्ट मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ग्राउंड पर भी स्थिति स्पष्ट है कि ईटीवी का जितना मैन पावर है उतना मैन पावर और चैनल्स का नहीं है। पर जो सबसे सुखद विषय है, और मैं ये कह सकता हूं कि कई वर्ष पहले ईटीवी ने मुझे आमंत्रित किया कि कुछ बच्चे पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे। मुझे नहीं पता था किस चैनल के लिए रहेंगे। मैंने सिर्फ बच्चों का कार्यक्रम था इसलिए हाँ भर दी, और वो जाते समय मेरे को एक टोकन गिफ्ट भी दे गए जिसमें ईटीवी लिखा हुआ था। मैंने कोई नोटिस नहीं किया। हाल के वर्षों में ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि वर्नाकुलर जर्नलिज्म, जो हमेशा सेकंड रेट माना जाता था, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, बड़ा नेता इंटरव्यू देना पड़ता, इस चुनाव के अंदर एक नया काम हुआ है। हाँ, ये भी इस चुनाव के अंदर मीडिया का एक रोल निर्णायक था। तो मीडिया के साथ में हिंदी टीवी चैनल और हिंदी मीडिया का एक अलग ही रोल निकल गया। ज्यादा निर्णायक इसलिए था कि इसकी रीच मैक्सिमम थी और इसकी रीच अक्रॉस स्टेटा थी। कुछ चैनल्स हैं जिनको एक अपर लोग देखते हैं, पर इनकी जो डेप्थ और स्प्रेड इतनी ज्यादा थी कि आखिर के अंदर दूध देने वाली गाय की लात खानी पड़ती है। वरना वर्नाकुलर प्रेस है, इसको हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया गया है। पर ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के भी फोकस और उनकी भी जो हिंदी को लेकर और बाकी को प्राथमिकता थी, उसकी भी एक वजह थी। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी रैलियां की है, नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन इतना जबरदस्त रहा है, पर सबसे ज्यादा अमिट छाप यदि अगर उनकी है तो उन इंटरव्यूज में है जिन्होंने हिंदी मीडिया को नहीं, पर उन्होंने तो केवल हिंदी में ही दिया। सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेजी वाले भी, अब जो अंग्रेजी की जो कथित एलिट चैनल थी, वो भी अब हिंदी के अंदर आदत पड़ रही है, कन्वर्ट हो रही है, लगती है। देखिए व्यास जी, ये देखने में अच्छा भी लगा कि इंग्लिश चैनल जो ये मानते थे कि लाइजनिंग कर हमारे को इंटरव्यू दिया जाएगा और हम तय करेंगे कब दें कैसे दें, वो लाइन में लगे रहे और आखिर तक कुछ को नहीं मिल पाया। कुछ को एश्योरेंस मिला, कुछ को आखिरी फेज के अंदर इंटरव्यू मिल गया, पर मैक्सिमम इम्पैक्ट। और इसके अंदर एक डेमोक्रेटिक कंटेंट है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट है। भारत की जनता आज के दिन जान गई इस मीडिया के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी का किस मुद्दे पर क्या सोच है, जनता के साथ उसने क्या वादा किया है, क्या डिलीवर करने की हाँ की है, और वो नहीं करेगा या कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, तो उसका आकलन इन इंटरव्यूज के माध्यम से किया जा सकता है। नहीं, इसके आधार पर अगर इसी पर फिर बात को आगे बढ़ाया जाए तो जो सार्वजनिक विमर्श है या जो डिस्कशन है या चुनावी प्रचार या राजनीतिक दलों और नेताओं का जो रुख है, वो अब क्षेत्रीय भाषा और हिंदी को लेकर उनमें पुनर्विचार हुआ होगा इस चुनाव के नतीजों के साथ में, और एक जिस तरह का प्रभाव छोड़ा उस सब पे समीक्षा हो रही होगी। भारत के संविधान में जब हिंदी को आर्टिकल 351 में एक स्थान दिया गया, गंभीरता से नहीं लेता था। इस चुनाव के बाद लोग गंभीरता से लेंगे। दिस हैज बिकम, ये गुणात्मक परिवर्तन एक बहुत भारी होने वाला है। ऐसा मीडियम हो गया जिसके माध्यम से आप जीत रहे हो। ईटीवी के उस रोल पे और ईटीवी की चुनाव कवरेज को समग्रता से अगर आप एक दर्शक के नाते कहेंगे तो किस तरह इसका निष्कर्ष निकालेंगे, बताएंगे? देखिए, मैंने पिछले 5 साल में आपको कई बार कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम की चर्चा इतनी व्यापक है। मैं मेरे वकालत के पेशे में खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाता हूँ, मैं झारखंड जाता हूँ, और वहां मैंने देखा, जो मेरे को नहीं जानता है वो कहता है आपको मैंने ईटीवी के सेंट्रल हॉल में देखा था। बहुत बुजुर्ग नेताओं का मैंने देखा कि आपकी जो गपशप थी उसको वो खबर मानते थे, और आपको भी महसूस होता होगा कि उसमें कितना होमवर्क आपको करना पड़ता है। पर लोग जो कोई खबर नहीं देख करते, 8:30 बजे बैठ जाओ देख लेंगे। नहीं, पर वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वाली क्लास आम दर्शक के नाते और चुनाव के अंदर आम दर्शक उस कार्यक्रम की वजह से भी ज्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि वो आपका कार्यक्रम सेंट्रल हॉल 100% पॉलिटिकल इन कंटेंट था। आपने हर विचारधारा के लोगों को उसका इस चुनाव के अंदर भी कुछ न कुछ रोल अपने हिसाब से, अपने अंदाज में रहा होगा। नहीं, मेरे हिसाब से रोल नहीं, जबरदस्त रोल रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो इंटरव्यू लिया नरेंद्र मोदी जी का, और जिस इंटरव्यू को जिस व्यापक स्तर पर दिखाया गया, कितने प्रश्न उनसे पूछे गए,
कोई हिस्सा नहीं बचा। आज के दिन आम मतदाता या आम नागरिक मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता। मैनिफेस्टो एक कागज की किताब है, पर जब इंटरव्यू होता है और हर प्रश्न का बारीकी से जवाब दिया जाता है और पहनेपन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है कि इनका एजेंडा क्या है। नहीं, पर वो दर्शक की जागरूकता बढ़ाने वाला था, या आपके हिसाब से वो कंटेंट प्रचार का हिस्सा था, मतलब प्रोपेगेंडा का हिस्सा? ये बिल्कुल बेबाकी से आप इसमें बताएं। मैं कहूंगा दोनों। जी, दोनों। क्यों कहूंगा? बड़ा भारी प्रचार हुआ नरेंद्र नहीं, मोदी। वो तो इसलिए उसका भी साइकोलॉजी ये थी कि पहला इंटरव्यू उसके कारण। पहला इंटरव्यू बड़ा भारी प्रचार हुआ। जी। और क्यों प्रचार हुआ? जब आपने कहा कि दर्शकों की मांग पर दिखाया जा रहा है, अक्सर ये बात बहाना होता है, पर आप वाले इंटरव्यू के अंदर ये बहाना नहीं था। दर्शक जो मिस कर गए थे वो एक्चुअली देखना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। ये रिपीट शो के बारे में, रिपीट शो के बारे में कराओ। और मैं प्रचार को बुरा नहीं मानता। आखिर कानून की मर्यादा में रहकर कोई प्रचार चुनाव के दौरान किया जाता है, मैं समझता हूँ वो नहीं, वो तो एक बता सर्व करता है। जी जी, वो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें पूरे इस चुनाव की 3 महीने की प्रक्रिया में रिजल्ट को लेकर, अगर सारे तमाम चैनलों को अगर देखा जाए तो रिजल्ट को लेकर जो फुर्ती थी, जो अपडेट पल पल का था, उसको लेकर आप सबके बाकी तुलना में, क्योंकि बाकी में बड़ी कंपनियां, मतलब दूसरी चैनल में नेल्सन और ये कंपनियां उनके पीछे थी, और यहाँ एक बिल्कुल ग्रास रूट की चैनल के रिपोर्टर, स्टिंगर, वो सब काम कर रहे थे। देखिए, मुझे बड़ा विचित्र लगता है, ईटीवी का जो कोरेस्पोंडेंट है एक एक जिले में काफी है, और उन लोगों के एक एक प्रांत में है। निश्चित रूप से जल्दी कौन रहेगा? फिर वो डिपेंड करते थे डेटा पर, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस कर दिया और जो फ्लेयर आगे डाला गया उसको फुर्ती दिखाते थे। ईटीवी डायरेक्टली पता करता था। ईटीवी काउंटिंग टेबल के ऊपर अंदर रहते थे ना, उनसे संपर्क होता था, और वो संपर्क उसी का हो सकता है जो स्टिंगर या जो जर्नलिस्ट जुड़ा हुआ है, पता है, वो जानता है इलेक्शन एजेंट कौन है, उस टेबल पर कौन है, क्या नतीजा आने वाला है, उसको पता है। उदयपुर वाटी के अंदर झोल खा गए, नवलगढ़ में खा गए, तो सूरजगढ़ के अंदर बढ़ेंगे, मतलब उसका ये जानकारी रहती है। तो क्वालिटेटिव भी था और क्वांटिटेटिव भी था, और स्पीड तो वास्तव में नहीं, असली तो स्पीड का ही मामला कि एकदम फटाफट। खुद मैं देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी से क्या हिसाब लगाए, इसका समझ ही नहीं आया। मैं एक काम करता था, मैं अचानक क्या है कि एक चैनल पर कोई टिकता नहीं है। जब चुनाव नतीजे देखते हैं, और इस प्रकार का चुनाव जो हुआ है 2014 में, फिर देखते थे कि लीड कितनी आ रही है, 230 की, तो दूसरे चैनल पर 180 की दिखाएंगे। सबसे स्लो था दूरदर्शन। जी जगदीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।